ट्रोजन वॉर का आगाज औरत के चक्कर से होता है, जहां पर ट्रॉय का शहजादा ग्रीक के एक बादशाह की बीवी को भगा लाता है। तो ग्रीक का वो बादशाह वहां के सारे बादशाहों को इकट्ठा करता है, जिनमें से एक बादशाह ओडिसियस भी था, और वो सब ग्रीक वाले ट्रॉय पर हमला करने के लिए चले जाते हैं। और ये जंग 10 साल तक चलती रहती है, और 10 साल गुजरने के बाद भी ग्रीक वाले ट्रॉय पर कब्जा नहीं कर सके। तो ओडिसियस, जो कि बहुत ही चालाक और शातिर आदमी था, उसने एक प्लान बनाया। वो प्लान ये था कि ग्रीक वाले ट्रॉय वालों के सामने हथियार फेंक देंगे और कहेंगे कि हम हार गए और हम वापस ग्रीक जा रहे हैं। तो ये सुनकर ट्रॉय वाले भी खुश हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले ग्रीक वाले उन्हें एक बहुत बड़ा आलीशान किस्म का घोड़ा गिफ्ट करते हैं। अब ये घोड़ा लकड़ी से बना होता है और अंदर से खोखला होता है। जब ट्रॉय वाले उस बड़े से आलीशान घोड़े को किले के अंदर ले जाते हैं और रात को सुकून की नींद सो रहे होते हैं, तो उस खोखले घोड़े के अंदर जो ग्रीक सोल्जर छुपे हुए थे वो बाहर आते हैं, लोगों का कत्लेआम शुरू करते हैं और उस किले के बड़े बड़े दरवाजों को खोल देते हैं, जिससे बाकी ग्रीक सोल्जर्स भी उस किले के अंदर घुस आते हैं और ट्रॉय पर कब्जा कर लेते हैं। अब ये ओडिसियस की कहानी का पसे मंजर है, जो कि थी ट्रोजन वॉर। शुरू में ओडिसियस इस ट्रोजन वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उसकी एक बीवी थी और एक बहुत ही छोटा सा बच्चा था, और वो उन लोगों को छोड़कर इतनी लंबी जंग पर नहीं आना चाहता था। लेकिन मजबूरन उसे आना पड़ा। अब जब जीत चुके थे तो उसे अब जाना था अपनी बीवी के पास, अपने बच्चे के पास। और ओडिसियस की ये जो स्टोरी है, ये उसकी घर वापसी की कहानी है कि उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किन किन चीजों से वो लड़कर जब अपने घर वापस पहुंचा तो वहां पर क्या हालात थे। तो ये सारी की सारी कहानी दी ओडिसी कहलाती है। ट्रॉय की तबाही के बाद ओडिसियस अपने 12 जहाज लेकर घर की तरफ रवाना होता है। उसके साथ ऐसे सिपाही थे जो जंग लड़कर थक चुके थे और उन्हें लगता था कि अब सारी मुश्किलात खत्म हो चुकी हैं। समुंदर बिल्कुल खामोश और पुरसुकून था। सबके दिल खुश थे कि जंग खत्म हो गई है और वो जिंदा बच गए हैं, और उन्हें लगता था कि अब सिर्फ आराम और इनाम बाकी है। समुद्र में चलते चलते वो सिकोनियंस के शहर इस्मारा में पहुंच गए, जहां उनकी पुरानी जंगी आदतें सामने आ गई दोबारा। ओडिसियस के नायब यूरिलोकस ने हमले का मशवरा दिया। उसने ओडिसियस को यकीन दिलाया कि शहर अभी कमजोर है, कोई खतरा नहीं है और हमें हमला जरूर करना चाहिए। ओडिसियस ने अपनी समझबूझ को परे रखते हुए उसकी बात मान ली और इस्मारा पर हमला कर दिया। जैसे ही जहाज किनारे लगे और यूनानी सोल्जर वहां पर उतरे तो सिकोनियंस उन्हें देखकर डर के भाग गए और करीबी पहाड़ों में जाकर छुप गए। शहर खाली पड़ा था। ओडिसियस और उसके आदमियों ने बिना किसी रुकावट के वहां लूट मार की और खजाना लूटा, मवेशी लूटे और शराब पर कब्जा कर लिया। ये उनके लिए एक बहुत ही आसान सी जीत थी, जिसने उनमें एक तकब्बुर पैदा कर दिया। लेकिन ओडिसियस को दिल ही दिल में कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा था। उसने अपने आदमियों को फौरन जहाजों पर वापस लौटने का हुक्म दिया। उसने कहा, यह ट्रॉय नहीं है, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। मगर उसके आदमियों ने इनकार किया और जीत और शराब के नशे में उन्होंने ओडिसियस का मजाक उड़ाया। उन्होंने साहिल पर ही मवेशी ज़बा किए और जश्न मनाने लगे। इसके बाद रात हो गई और वो सब बेफिक्र होकर साहिल पर ही जश्न मनाते हुए सो गए। उन्हें लग रहा था कि दुश्मन जा चुका है, मगर वो गलत थे। सुबह होने से पहले सिकोनियंस वापस आ गए। इस बार वो अकेले नहीं थे, बल्कि अपने पड़ोसी शहरों के बहादुर फौजियों को वो साथ लाए थे। वो पहाड़ी से बड़ी तेजी और गुस्से से नीचे उतरे। जब यूनानियों की आंख खुली तो हर तरफ अफरा तफरी थी। कई सिपाही तो अपने हथियार उठाने से पहले ही मारे जा चुके थे। ओडिसियस ने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और बड़ी मुश्किल से उन्हें जहाजों तक वापस लेके गया, मगर तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। उनके हर जहाज से 6-6 आदमी मारे जा चुके थे। उसी जगह पर जहां पर वो पहले जश्न मना रहे थे, अब उनके आदमियों की लाशें पड़ी थी और बाकी लोग वहां से भाग चुके थे। जब जहाज दोबारा समुद्र में पहुंचे तो ओडिसियस को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये हार उन्हें दुश्मन की ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी अपनी कमजोरी की वजह से थी, क्योंकि वो ना तो अपने सिपाहियों से अपनी बात मनवा सका और गलत मशवरे पर भी अमल किया। उसने यूरिलोकस पर गुस्सा किया कि उसके गलत मशवरे की वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ा, और यूरिलोकस ने ओडिसियस पर हमला किया ये कहकर कि तुम एक कमजोर लीडर हो। सिकोनियंस के वाक़े के बाद ओडिसियस ने अपनी कश्तियों का रुख जनूब की तरफ मोड़ दिया। उसे उम्मीद थी कि अब रास्ता ठीक हो जाएगा और घर की तरफ का सफर दोबारा शुरू होगा, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। अचानक तेज हवाएं चल पड़ी और उनके जहाजों को रास्ते से हटाकर एक अजनबी जमीन की तरफ धकेल दिया। ये एक बहुत ही अजीब सी जगह थी। ना कोई दीवार थी, ना कोई फौज थी, ना ही कोई जंग के निशान थे।
हर चीज पुरसुकून और हद से ज्यादा खामोश लग रही थी। ओडिसियस ने एहतियात बरतते हुए अपने चंद आदमियों को जमीन पर भेजा ताकि वो इलाके का जायजा ले सके, जबकि वो खुद दूर से नजर रखने लगा। इस जमीन के रहने वाले, जिन्हें लोटस ईटर कहा जाता था, बिल्कुल बेखौफ और बेगर्ज थे। ना उन्होंने हमला किया, ना कोई धमकी दी, बल्कि मुस्कुराहट के साथ उन लोगों का इस्तकबाल किया। उन्होंने उन्हें एक फूल पेश किया जो कि वहां पर हर जगह उगता था, जिसका नाम था लोटस। ओडिसियस के कुछ आदमियों ने बिना सोचे समझे वो लोटस खा लिया। जैसे ही उन्होंने वो लोटस चखा, उसका असर फौरन जाहिर हो गया। दिमाग पर एक धुंध सी छा गई और उनकी यादें मध्यम पड़ने लगी। ट्रोजन वॉर, सफर की थकान, घर की याद, सब कुछ उनके लिए बेअहमियत हो गया। वो हंसे, फिर खामोश हो गए और आखिर जमीन पर लेट गए, जैसे किसी गहरी नींद में चले गए हों। लोटस एक नशीली चीज थी। उसने उनके दिल से घर की मोहब्बत पूरी तरह मिटा दी है। यानी कि वो अपने घर वालों को भूलना शुरू हो गए, अपने बादशाह को, और ये तक भूल गए कि वो वापस जाना क्यों चाहते थे। अब उनकी ख्वाहिश सिर्फ एक थी, यहीं रहना, लोटस खाते रहना और पूरी जिंदगी इस सुकून के नशे में गुजारना। जैसे ही ओडिसियस ने ये देखा तो उसे फौरन समझ आ गया कि ये खतरा कितना बड़ा है। ये कोई दुश्मन नहीं जिसको तलवार से मारा जा सके। ये एक ऐसी जगह थी जो लड़ती नहीं बल्कि भुला देती है। ये मौत से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि ये इंसान से उसकी पहचान छीन लेती थी। जब ओडिसियस ने अपने आदमियों को वापस ले जाने की कोशिश की तो उन्होंने मुजाहमत की। वो रोए, भीख मांगी और लड़े उससे कि हमें नहीं जाना। वो घर वापसी का तस्वुर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मजबूरन ओडिसियस ने अपने वफादार साथियों को हुक्म दिया कि इन्हें जबरदस्ती उठाओ और अपनी कश्तियों पर ले चलो। जब वो कश्तियों पर पहुंचे तो ओडिसियस ने देर किए बगैर रवानगी का हुक्म दिया। उसे डर था कि अगर एक लम्हा भी रुक गए तो और लोग भी लोटस के जाल में फंस जाएंगे। जैसे ही कश्तियां किनारे से दूर हुई, लोटस का असर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जब वो आदमी होश में आए तो अपने आप को कश्ती पर बंधा हुआ पाया। उन्होंने अपने आप को छुड़वाकर समुद्र में कूदने की कोशिश की ताकि वो वापस उस जमीन पर जा सके जहां पर वो सुकून की जिंदगी गुजार सके। ओडिसियस ने जरा सख्ती दिखाई, उन्हें जहाज के तख्तों और पंचों से मजबूती से बांध दिया ताकि वो अपनी जान को खतरे में न डाल सके। जब लोटस का असर कंप्लीटली खत्म हो गया तब उन्हें वहां से छोड़ा गया। कई हफ्तों तक बगैर किसी नए वाक़े के समुंदर पर सफर करते हुए ओडिसियस और उसके आदमी एक अजीब और अनजान जमीन के करीब पहुंच गए। ये जगह बहुत बड़ी थी, लेकिन यहाँ शहर, कानून या किसी इंसानी तहजीब का कोई नामो निशान नहीं था। ओडिसियस ने अपनी पूरी फौज उतारने की बजाय सिर्फ चंद साथी लिए और उस जमीन का जायजा लेने के लिए पहुंच गया। कश्तियों से थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक बहुत बड़ी गुफा नजर आई। अंदर झांकने पर उन्हें टोकरियों में भरा हुआ पनीर, हर तरफ बकरियां, भेड़ें नजर आई। वो काफी भूखे भी थे। मालिक का इंतजार किए बगैर उन्होंने चंद भेड़ें ज़िबा की, आग जलाई और गोश्त भून कर खाने लगे। शाम ढलते ही जमीन हल्की सी कांप उठी, क्योंकि वहां पर उस गुफा का मालिक आ गया था, जो कि एक जायंट साइक्लोप था जिसका नाम पॉलीफेमिस था। पॉलीफेमिस गार में घुसा और उसने एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठाकर गुफा के दरवाजे पर रख दिया, जिसको आम इंसान के लिए हिलाना नामुमकिन था। ओडिसियस और उसके आदमी भागकर बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पत्थर नहीं हट सकता और वो साइक्लोप उस पत्थर से भी बहुत बड़ा था, तो उनके जिस्म से जान निकलने लगी। पॉलीफेमिस ने जब उन्हें देखा तो गरजती आवाज में पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। ओडिसियस ने अपनी पहचान छुपाकर कहा कि वो मुसाफिर हैं जो रास्ता भूल गए थे और सिर्फ खाने की तलाश में यहाँ आए थे। ओडिसियस ने पॉलीफेमिस को खुदाओं का वास्ता दिया और रहम की अपील की। पॉलीफेमिस हंस पड़ा। ना उसे खुदाओं का डर था और ना कानून की परवाह। अपनी भीड़ें कत्ल होती देख उसे गुस्सा आ गया और उसने एक ही झटके में 2 जवानों को पकड़ा, उनके सर गार की दीवार पर मारे और उन्हें जिंदा ही चबा गया। बाकी आदमी उन्हें देखकर वहीं पर खौफ से जम गए। ना लड़ सकते थे और ना वो भाग सकते थे। गार अब एक कैद खाना बन चुका था उनके लिए। हर सुबह हर शाम पॉलीफेमिस 2 आदमियों को मारता और खा जाता। ओडिसियस ने एक लम्हे के लिए सोचा कि जब पॉलीफेमिस सो रहा हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए, लेकिन फिर उसने सोचा अगर वो मर गया तो वो पत्थर कौन हटाएगा। यहाँ ताकत नहीं, दिमाग से काम लेना था। और ओडिसियस बहुत ही चालाक आदमी था। उसने एक चाल सोची। उसके पास एक ऐसी शराब मौजूद थी जिसको पीने के बाद बड़े से बड़ा देवता भी झूमने पर मजबूर हो जाए। एक शाम उसने पॉलीफेमिस को वो शराब पेश की। पॉलीफेमिस ने जब वो शराब देखी तो वो खुश हो गया और एक ही झटके में वो सारी शराब गटक गया। ये शराब पीकर वो बहुत खुश था और उसने ओडिसियस से उसका नाम पूछा।
लेकिन ओडिसियस ने चालाकी दिखाई और उसने अपना नाम नोबडी बताया। कुछ ही देर में पॉलीफेमस गहरी नींद सो गया। ये मौका देखकर ओडिसियस और उसके बाकी आदमियों ने पहले से तैयार की हुई बड़ी लकड़ी को आग में गर्म किया और फिर पूरी ताकत से उसे उसकी एक आंख में घोंप दिया। पॉलीफेमस ने ऐसे चीखें मारी कि पूरा इलाका गूंज उठा। उसकी पुकार सुनकर दूसरे साइक्लोप भी भागते हुए आए और बाहर से पूछा कि कौन उसे मार रहा है, और पॉलीफेमस जोर जोर से चिल्लाया कि नोबडी इज किलिंग मी, नोबडी इज किलिंग मी। बाकी साइक्लॉप्स ने जब ये सुना तो उसका मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। अब अंधा पॉलीफेमस गार के अंदर हाथ पांव मारकर उन आदमियों को पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। सुबह जब उसने पत्थर हटाकर भेड़ें बाहर छोड़ी तो हर जानवर की पीठ पर हाथ फेरता ताकि कोई आदमी बाहर ना जा सके। ओडिसियस ने इसका भी हल सोच रखा था। उसने हर आदमी को एक भेड़ की पीठ के नीचे बांध दिया था। इस तरह जब जानवर बाहर निकलते थे तो उनके आदमी भी महफूज उस गार से बाहर निकल जाते। जैसे ही सब बाहर आ गए वो भागकर कश्तियों तक पहुंचे और समुद्र की तरफ रवाना हो गए। यही कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ओडिसियस का गरूर उसका दुश्मन बन गया। कश्ती दूर जाते ही उसने अपनी जीत का ऐलान किया और पॉलीफेमस को एक जोरदार चीख मारकर अपना असली नाम बताया कि मेरा नाम ओडिसियस है और ये वही ओडिसियस था जिसने तुम्हें अंधा किया। गुस्से से भरे पॉलीफेमस ने आवाज की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा पत्थर फेंका जो कि कश्ती के करीब आकर गिरा, लेकिन वो बच गए। अब यहाँ पर खास बात यह है कि जो पॉलीफेमस था वो समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा था। पॉलीफेमस ने अपने बाप पोसाइडन से इस बात की शिकायत की और ये दुआ की कि ओडिसियस कभी घर ना पहुंचे, और अगर पहुंचे भी तो अकेला और हाल होकर पहुंचे। उसकी एक चीख के साथ ओडिसियस ने अपनी किस्मत पर मोहर लगा दी थी। पॉलीफेमस तो हार चुका था, लेकिन पोसाइडन का गुस्सा अब शुरू हो चुका था।